तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 का मैथ। चैप्टर का नाम है त्रिभुज, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे सांख्यिकी के बारे में। लेकिन आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं त्रिभुज के बारे में, जो कि कक्षा 10 का ही चैप्टर है, यह टॉपिक है। तो देखिए, त्रिभुज शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आपका त्रिभुज, ठीक। अब हमें त्रिभुज में जो कक्षा 10 का सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग हमको त्रिभुज को पढ़ना है। तो इसमें जो त्रिभुज दिया है इसको हमको समरूप के आधार पर पढ़ना है। किस आधार पे? तो समरूप के आधार पे। हम ये नहीं पढ़ना है कि सब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, या फिर भुजा के आधार पे कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना, हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये आपका सिलेबस में जो दिया है समरूप की बात कर रहा है। तो देखो, एक शब्द समझिए आप, समरूप। समरूप, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सिमिलर। सिमिलर, ठीक। तो बात करने वाले हैं सिमिलर के अर्थात समरूप का। तो समरूप को देखो, अगर तोड़ेंगे तो ये कह सकते हैं आसान शब्दों में, रूप समान। रूप समान, रूप समान। जैसे कहने का मतलब है रूप समान मतलब देखने में समान। जैसे आपके सामने हम बना दिए एक ऐसे आयत बना दिए, ये आयत हो गया क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है। अब इसी के सामने एक हम बड़ा आयत बना दिए। देखो, दोनों देखने में किस रूप में है? तो आयत के रूप में है। तो कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों आयत क्या हैं? समरूप हैं। इसी तरीके से जैसे हम एक यहाँ पे वृत्त बना दिए, एक हम बड़ा वृत्त बना दिए, दोनों क्या हैं? वृत्त हैं, मतलब देखने में रूप क्या है? समान है। वृत्त क्या रूप का है? अब एक छोटा है एक बड़ा है, उससे नहीं मतलब। तो ये क्या कह सकते हैं इसको? ये समरूप है। इसी तरीके से जैसे हम बना दिए, मान लेते हैं कि त्रिभुज, जिसकी मुख्य रूप से हम चर्चा करने वाले हैं पूरे चैप्टर में। ये एक त्रिभुज हो गया। एक हम यहाँ पे ऐसे बड़ा बना दिए त्रिभुज, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। देखने में किस रूप के हैं? तो त्रिभुज के रूप के हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या हैं? समरूप हैं, अर्थात रूप में क्या है? समान है। अगर हम जैसे बात करें तुलना, कंपेयर करके, कि अगर हम बात करें इस वर्ग की और इस वृत्त की, तो ये समरूप नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रूप में वृत्त के ये रूप में वृत्त के आकार का है, और जबकि ये रूप में जो है वो आयत के आकार का है। तो ये जो है दोनों समरूप नहीं हो सकते। ऐसे बात करें हम वृत्त का या त्रिभुज की, तो ये रूप में क्या है? अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि ये रूप में समान नहीं, अर्थात समरूप नहीं हो सकते। तो ये आपको समरूप से चीज़ समझ में आ गया कि समरूप कब कहेंगे? जब रूप में समान होगा, अर्थात देखने में क्या होगा? समान होगा। छोटा बड़ा होगा उससे मतलब नहीं है, सिर्फ रूप में समान हो तो क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। अब देखो, मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं तो इसमें त्रिभुज के बारे में। तो देखिए, बात करते हैं त्रिभुज का। तो आप यहाँ पे लिखिए जो है त्रिभुज में समरूपता। हेडिंग है आपका त्रिभुज की समरूपता। समरूपता। देखो, जैसे हम कह दिए कि दो त्रिभुज समरूप हैं। एक त्रिभुज आपका ये हो गया और एक त्रिभुज आपका बड़ा बना दे रहे हैं, ये हो गया, ठीक। नाम रख दो ए बी सी, इसका नाम रख दो डी ई ये एफ। ये त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज आपका ए बी सी हो गया, एक त्रिभुज डी ई एफ हो गया। अगर कह दें कि त्रिभुज जो है समरूप हैं, तो जब ये समरूप होंगे तो देखिए दो कंडीशन पे समरूप हो सकते हैं। ये सॉरी, दो कंडीशन होगा इसमें जब समरूप होगा। तो पहला आपका कंडीशन ये होगा कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? संगत कोण बराबर। दूसरा होता है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। इसका क्या मतलब हुआ? एक बार हम समझते हैं। देखिए, संगत कोण की बात करें तो ए है, देखो, ए के संगत डी, बी के संगत ई, सी के संगत एफ। अगर हम थोड़ा सा चिन्हित कर दें तो देखो, एक लाइन ऐसे खींच दिए,
मिला दिए, तो ए के संगत डी हो गया, बी के संगत 2 लाइन से ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये ई के संगत हो गया, सी के संगत कौन सा होगा, 3 लाइन द्वारा दिखा दे रहे हैं, तो ये हो गया आपका एफ, ये जो है सी के संगत हो गया, तो ये संगत कोण हो गया। ऐसे अगर हम भुजा की बात करें, जैसे बात करते हैं ए बी भुजा की, तो चलो ए बी भुजा पे एक लाइन खींच दिए, तो ए बी के संगत कौन हो गया, डी ई हो गया। ए सी भुजा की बात करें, 2 लाइन खींच दे रहे हैं समझने के लिए, तो इसके संगत डी एफ हो गया। ऐसे हम ई भुजा की बात करें, 3 लाइन खींच दे रहे हैं, सॉरी बी सी भुजा की बात करें, तो बी सी के संगत हो जाएगा आपका ई एफ हो जाएगा, 3 लाइन हो गया। अगर हम इसी को लिखना चाहें, जैसे यहाँ पे पहला बोल दे संगत कोण बराबर होता है, अर्थात हम इसी को देखो यहाँ पे समझना, इसी को लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर होगा कोण डी के, ये कोण का चिन्ह है, कमा कोण बी बराबर होगा कोण ई के, कमा कोण सी बराबर होगा कोण एफ के। ये हो गया संगत कोण बराबर हो गए। ऐसे अगर हम बात करें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो देखो भुजा की बात करें, देखो संगत भुजा अगर मान लेते हैं कि हम ये छोटा त्रिभुज से शुरू कर रहे हैं, तो देखो ए बी के संगत कौन होगा, तो ए बी के संगत डी ई होगा, तो डी ई हो गया। बटे में क्यों लिखें, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात, अनुपात मतलब बटा, ठीक, संगत भुजा बराबर नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखना, संगत भुजा बराबर नहीं होती, बल्कि संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो ये हो गया बराबर ए सी बटे डी एफ हो जाएगा, बराबर बी सी बटे ई एफ हो जाएगा, ई एफ। तो ये हो गया आपका जो है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। हाँ, एक पॉइंट और याद रखना, देखो जैसे कह दिए कि 2 त्रिभुज समरूप हैं, या फिर इसी की बात करें त्रिभुज ए बी सी समरूप है, तो हम इस त्रिभुज को देखो लिख क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम जो है काम करो, यहाँ पे देखो यहाँ पे समझ लो, थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज है इसलिए यहाँ पे समझो। जब त्रिभुज ए बी सी समरूप है तो इसको लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, और समरूप का चिन्ह होता है ये ऐसे करके, ये समरूप का चिन्ह है, तो त्रिभुज डी ए एफ के, ठीक, इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप, समरूप का चिन्ह हो गया डी ई एफ। और जब त्रिभुज समरूप होगा तो उसके लिए दो नियम आपको पता हो जाएगा कि एक संगत कोण बराबर हो जाएगा, एक संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी पॉइंट आप समझ गए होंगे, इतना आप नोट करिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पर। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं एक मेन इम्पॉर्टेंट प्रमेय के बारे में, जिसको बात बोलते हैं थेल्स का प्रमेय। तो थेल्स का प्रमेय इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक प्रश्नावली का पूरा जो है क्वेश्चन इसी थेल्स प्रमेय पे लग जाएगा। तो देखिए थेल्स प्रमेय क्या कहता है, चीज़ों को समझते हैं। देखिए कहता है यदि किसी त्रिभुज की, देखिए एक त्रिभुज की बात हो रहा है, तो चलो एक सबसे पहले हम बना देते हैं त्रिभुज। तो ये हो गया आपके पास एक त्रिभुज बन गया, ये हो गया त्रिभुज। अब फिर कह रहा है एक भुजा के समांतर, एक काम करो नाम रख दो सबका, ए बी सी, 3 भुजा हो गया, एक ए बी बी सी ए सी, 3 भुजा हो गया। कह रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, देखिए एक भुजा के समांतर, अब देखो तीनों भुजा में किसी एक भुजा की समांतर की बात कर लो। मान लेते हैं कि हम बी सी के समांतर की बात कर रहे हैं, तो चलो हम ले रहे हैं बी सी के समांतर, ठीक, बी सी के समांतर। कह रहा है एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को, देखो जब बी सी को ले लिए तो अन्य 2 ये बच गई, अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए, प्रतिच्छेद मतलब काटने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो कहने का मतलब कि जो ये आपका बी सी भुजा है, इसी के समांतर एक हम रेखा खींच दिए, जो कि अन्य 2 भुजा मतलब ए बी और ए सी को अन्य 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है एक और एक यहाँ पे, तो नाम रख दो इसका, ये हो गया आपका डी, ये हो गया ई। प्रतिच्छेद करने के लिए 2 अन्य भुजाओं, कहाँ गया, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, खींच दिए, तो ये अन्य 2 भुजाओं को, अन्य 2 मतलब यही 2 को एक ही अनुपात विभाजित करता है, या फिर एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है जब इस बी सी के समांतर एक
रेखा खींच दिए DE, तो ये इस भुजा को और इस भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात इसको लिख सकते हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये इतना हम लिख सकते हैं कब? जब हम BC के समांतर खींचे हैं, BC के समांतर खींचे हैं DE को, तब ऐसा लिखे हैं। अगर मान लेते हैं कि हम AC के समांतर खींचते हैं तो हमें ऐसे खींचना पड़ता है, तो जब ऐसे खींचते हैं तो ये रेखा ये भुजा और इस भुजा को अनुपात विभाजित करता है। अगर हम मान लेते हैं कि हम ऐसे खींचते हैं, मतलब AB के समांतर खींचते हैं, तो इस भुजा और इस भुजा को अनुपात विभाजित करता है, तो इनका भुजाओं का अनुपात बराबर लिखना होता है। तो ये आपका हो गया थेल्स का प्रमेय कि जब किसी भुजा के समांतर एक रेखा को खींच देंगे तो अन्य दो भुजा बची हैं उनको समान अनुपात में विभाजित करता है। ये थेल्स का प्रमेय है। इसी का विलोम आप समझ लीजिए, तो लिख सकते हैं आप थेल्स प्रमेय का विलोम। देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, यही पॉइंट भी कहता है कि देखो बना देते हैं तब बता रहे हैं आपको। देखिए नाम रख दो इसका, यही नाम रखो ABC और इसको समांतर ऐसे खींचा गया था DE। देखो इसमें कहता है अगर किसी त्रिभुज की एक ही भुजाओं के अनुपात में दिया हो, जैसे AD बटे DB बराबर AE बटे EC, दो भुजाएं एक ही अनुपात में दिया हो तो ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। कौन सा? ये वाली लाइन। अर्थात कहने का मतलब BC समांतर होगा DE के। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक बार फिर समझो। थेल्स का प्रमेय कहता है यदि किसी एक भुजा के समांतर एक भुजा को खींच दिए, मतलब किसी एक भुजा के समांतर एक भुजा को खींच देंगे तो वो जो है अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात बांटता है। कहने का मतलब अगर एक भुजा के समांतर एक भुजा को ऐसे खींच दिए या फिर एक रेखा को खींच दिए, भुजा को नहीं कह सकते, रेखा कह सकते हैं कि एक भुजा के समांतर एक रेखा को खींच दिए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। अगर उसका उल्टा क्या कहता है कि अगर किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो रहा है या विभाजित कर रहा है तो जो खींची गई रेखा है वो क्या होती है? समांतर होती है। ये थेल्स का प्रमेय का विलोम होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि थेल्स का प्रमेय क्या है और इसका विलोम क्या है। हाँ, एक पॉइंट और याद रखना है, जो थेल्स का प्रमेय होता है ये केवल त्रिभुज में ही लगता है। तो यहाँ पर पॉइंट करके लिख सकते हैं आप थेल्स प्रमेय केवल, देखो थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम दोनों, थेल्स प्रमेय केवल त्रिभुज में लगता है। ये पॉइंट है आपका सबसे इम्पोर्टेंट कि जो थेल्स का प्रमेय है या थेल्स प्रमेय का विलोम है ये किस में लगेगा? तो हमेशा त्रिभुज में ही लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया कि थेल्स का प्रमेय किस तरीके से उपयोग करेंगे और थेल्स का प्रमेय का विलोम किस तरीके से उपयोग करेंगे या फिर किस तरीके से लगाएंगे। तो इतना नोट करिए, फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं कि देखते हैं कि किस तरीके से थेल्स का प्रमेय पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की, तो देखो एक त्रिभुज ABC की बात हो रहा है, तो एक काम करिए पहले एक त्रिभुज बना लो। तो हम त्रिभुज बना दिए यहाँ पे, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज हो गया ABC हो गया, नाम रख दो ABC। एक त्रिभुज ABC हो गया, ABC की भुजाओं AB ये रहा और AC को क्रमशः D व E पर प्रतिच्छेद करें। मतलब AB को D पर, तो मान लो D कोई बिंदु यहाँ पे है और AC को E पर कोई बिंदु यहाँ पे है, प्रतिच्छेद करें मतलब काट रही है, तो इसको ये काट दिया करें। तथा भुजा BC ये रहा, BC के समांतर हो, मतलब इसको जब मिलाएंगे तभी तो BC के समांतर ये बनेगा। तो ये हो गया BC के समांतर। नाम इसका रख दो, ये नाम रख दिए D, इसका नाम रख दिए E रख दिए।
इतना हो गया। तो और कह रहा है BC के समांतर हो। तो अब देखो BC के समांतर कौन हो गया, DE हो गया। फिर कह रहा तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB पूरी भुजा और AE बटे AC, ये आपको सिद्ध करना है। देखो इसके पहले हम थेल्स के प्रमेय में क्या पढ़े थे, जब एक भुजा के समांतर एक भुजा के समांतर एक रेखा रहेगा या खींचा जाएगा तो AD बटे DB लिखते हैं और AE बटे EC लिखते हैं। लेकिन हमें सिद्ध करना है AD बटे AB, मतलब छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा, और फिर AE इधर छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा। तो देखो कुछ नहीं करना है, बहुत बढ़िया सवाल है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का देखिए पैटर्न थोड़ा सा आप समझिए। पहले तो पैटर्न आपका ये है कि पहला पॉइंट होता है कि आपको दिया क्या है इसको लिखना है, ठीक, दिया जो उसको लिखना है। फिर उसके बाद सिद्ध करना जो है उसको लिखना होता है, सिद्ध करना जो है उसको लिखना होता है। तीसरा पॉइंट होता है अगर आप रचना कुछ कर रहे हैं, रचना मतलब इसमें कुछ किसी से किसी को मिला रहे हैं अपने मन से, तो वो लिखना होता है, अर्थात रचना। अगर रचना नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। और चौथा पॉइंट आपका होता है उपपत्ति, अर्थात इसी को बोला जाता है प्रूफ, ठीक, उपपत्ति। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया है क्या उसको लिखेंगे। तो देखो सवाल पढ़ो, दिया है तो यहाँ पे लिखते हैं दिया है। तो देखिए दिया में क्या क्या दिया है, देखो दिया में आपको देखो दिया कह रहा है भुजा BC के समांतर हो, मतलब BC के समांतर कौन है, DE। ये चीज़ नहीं दिया है, ये देखो सिद्ध करना कह रहा है ना, सिद्ध कीजिए कितना। तो दिया है BC के समांतर, हाँ ठीक है, BC के समांतर, तो इस समांतर का चिन्ह हो गया, DE है, ठीक। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना हमें AD बटे AB बराबर AE बटे AC, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाला लिख दिए। रचना हमको करना नहीं है इसमें। देखो हाँ एक पॉइंट और समझिएगा, रचना कब करना होता है, जब त्रिभुज के अलावा आपका वर्ग दे दिया, आयत दे दिया, चतुर्भुज दे दिया, मतलब समांतर चतुर्भुज दे दिया या समलंब चतुर्भुज दे दिया, तब उसमें हम रचना का प्रयोग करेंगे या फिर रचना उसमें करेंगे। त्रिभुज जब तक दिया रहेगा उसमें रचना हमको नहीं करना होता है, तो रचना नहीं लिखना है। अब सीधा बात करते हैं उपपत्ति पे। तो ये हो गया उपपत्ति, ठीक। उपपत्ति की बात करें तो लिख, देखो त्रिभुज किसकी बात हो रहा है, तो ABC में, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, उपपत्ति में त्रिभुज ABC में। देखो DE समांतर BC, तो इसको भी यहीं पे लिख दो, DE समांतर है BC, ये हो गया आपका उपपत्ति। अब देखिए बताए थे ना, जब किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाएगा तो हमेशा उसमें क्या लगेगा, थेल्स का प्रमेय। तो यहाँ पे देखेंगे BC के समांतर DE खींचा गया है, इसका मतलब इसमें कन्फर्म है 100% कि इसमें थेल्स का प्रमेय लगेगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, तो देखिए थेल्स का प्रमेय क्या कहता है, तो थेल्स का प्रमेय कहेगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC, इतना हो गया। अब देखो करना क्या होता है, देखो हमको जो है, देखो क्या क्या इसमें देखो मिला सिद्ध करने वाले में, AD बटे AB तो नहीं मिला, AD मिल गया, AE बटे EC है, जबकि AE बटे AC है, तो हमें AD मिला, AE मिला। तो हमें कहने का मतलब AD और AE मिल चुका है, हमें AB चाहिए और AC चाहिए। तो कहने का मतलब AB को चेंज कर, इसको DB को चेंज करना है और EC को चेंज करना है। तो देखो होता क्या है, जिसको बचाना है, बचाना किसको है, AD और AE को, क्योंकि AD और AE है इसमें, तो AD और AE को बचाना है। तो जिनको बचाना होता है इसको आप नीचे करो। तो नीचे कब होगा, जब व्युत्क्रम करेंगे। तो लिखो आप व्युत्क्रम करने पर, देखो जब व्युत्क्रम कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका DB बटे AD बराबर EC बटे AE, ये हो गया। अब देखो क्या करना है, देखो यहीं पे एक पॉइंट और समझना है। देखो हमें AB लाना है,
AC लाना है, अर्थात देखो AB ये रहा, AC ये रहा, जबकि हमें देखो है क्या, DB है, अर्थात DB ये रहा, EC है ये रहा, AD और AE से कोई मतलब नहीं क्योंकि ऑलरेडी पहले से है इसमें, तो इसको नहीं चेंज करना, ये चेंज करना है। तो देखो हमें DB दिया है, EC दिया है इसमें, जबकि हमें लाना है AB और AC, मतलब छोटी छोटी भुजा दिया है और हमको बड़ी भुजा में लेके आना है। तो जब छोटी से बड़ी में लाया जाएगा तो जोड़ा जाएगा, और जोड़ा किया जाएगा तो एक जोड़ा जाएगा, तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर तो लिख सकते हैं दोनों तरफ +1 करने पर हाँ, एक पॉइंट और समझना, अगर बड़ी भुजा दिया होता, छोटी लाना होता तो एक घटाते, ठीक। तो देखो, तो ये लिख सकते हैं DB बटे AD +1 बराबर इधर EC बटे AE +1, इतना हो गया। इसका बटा 1 मान लो, इसका बटा भी 1 मान लो, तिर्यक गुणा करो तो ये हो जाएगा DB + AD बटे इसका गुणा इधर, तो ये हो गया AD बराबर इधर भी ऐसे EC का गुणा 1 में तो EC + AE का गुणा 1 में तो AE बटे AE, ये हो गया। अब ध्यान से देखो DB + AD, देखो DB प्लस AD मतलब कि ये आधा 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 करके तो दोनों जोड़ देंगे तो AB के बराबर हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं AB बटे AD बराबर EC प्लस AE, मतलब ये आधा दोनों जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, AC के। तो ये हो गया आपका AC बटे AE हो गया। अब देखो सिद्ध हो गया है, देखो AD बटे AB है, यहाँ पे AB बटे AD है, मतलब उल्टा है, AE बटे AC है, जबकि यहाँ पे AC बटे AE है, तो उल्टा है। तो फिर क्या करेंगे, फिर व्युत्क्रम करने पर, देखो व्युत्क्रम करने पर तो जब व्युत्क्रम कर देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा AD बटे AB बराबर AE बटे AC। यही हमको सिद्ध करना था, यही क्या हो गया, सिद्ध हो गया, अतः सिद्ध हुआ, ठीक। तो ये नोट करिए, एक बार फिर समझते हैं क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ये है। देखो किए क्या थे, सवाल को पढ़ करके चित्र बना दिए। सबसे पहले बताया था क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये पॉइंट आपको ध्यान रहना, हमेशा त्रिभुज में ध्यान रहना चाहिए कि सबसे पहले लिखेंगे दिया है, फिर उसके बाद सिद्ध करना है, फिर रचना कुछ करना है तो रचना लिखेंगे, नहीं तो सीधा उत्पत्ति लिखेंगे, क्योंकि ये लिखने का यह तरीका है, अर्थात क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है त्रिभुज का। तो देखिए दिया है, लिख दिए BC समांतर है DE का। अगर हम देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम ऐसे लिख दें इसको DE समांतर है BC के तो थोड़ा सा अच्छा रहता। तो फिलहाल देखो एक काम करो, इसको यहाँ पे ऐसे काट दो, यहाँ पे लिखो DE समांतर है BC के, तो लिख दो DE समांतर है BC के, क्योंकि BC पहले से खींचा गया है, DE तो बाद में खींचा गया ना, तो ये तो समांतर खींचा जाएगा। सिद्ध करना है AD बटे AB बराबर AE बटे AC, ये हो गया। उत्पत्ति में लिखो त्रिभुज की बात हो रहा है, तो त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के। अब जब एक भुजा के समांतर एक रेखा को खींचा जाएगा तो हमेशा थेल्स का प्रमेय लगेगा, ये पॉइंट को याद रखना। तो थेल्स के प्रमेय से लिख सकते हैं AD बटे DB AE बटे EC, तो ये लिख दिए। अब व्युत्क्रम क्यों किए, तो देखो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर सिद्ध करने वाले में क्या है, AD है, जबकि हमें AD मिल गया थेल्स के प्रमेय से, AE है, AE मिल गया, बाकी ये नीचे के दोनों नहीं मिल रहा है, अर्थात इन दोनों को चेंज करना है। तो देखो इन दोनों को बचाना है, इन दोनों को बदलना है, अर्थात चेंज करना है। तो जिनको बचाना रहे उसको नीचे करो, हमेशा ये पॉइंट याद रखना। तो नीचे कब होगा, जब व्युत्क्रम कर देंगे। तो ये व्युत्क्रम कर दिए इसका, तो ये हो गया आपका DB बटे AD और ये हो गया EC बटे AE हो गया। अब देखो करना क्या है, देखो AD AE को तो बचाना है, DB और EC को चेंज करना है, क्योंकि देखो AB है AC है, तो देखो AB बड़ी भुजा है, A से लेकर के B तक बड़ी भुजा है, इधर AC बड़ी भुजा है, जबकि ये DB छोटी भुजा दिया है,
EC छोटी भुजा दिया है, तो छोटी से हमको बड़ी में जाना है। तो जब छोटी से बड़ी में जाना है तो हमको दोनों तरफ +1 जोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो देखो दोनों तरफ +1 जोड़ दिए, तिरिया गुणा कर दिए, तो ये बन गया आपका देखो DB + AD बटे AD, और इधर बन गया EC + AE बटे AE। अब देखो DB + AD देखो कहाँ पे है, DB + AD मतलब ये दूरी और ये दूरी दोनों जोड़ देंगे किसके बराबर हो जाएगा, AB के। तो दोनों के स्थान पर लिख दिए AB बटे AD बराबर EC + AE, दोनों जोड़ देंगे तो AC के बराबर हो जाएगा, तो AC बटे AE हो गया। अब हमें देखो पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि चीज़ें ऊपर नीचे हो गई हैं, तो इसी को व्युत्क्रम कर दिए तो AD बटे AB हो गया, बन गया, और AE बटे AC बन गया। तो ये आपका जो है पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से आपको ये जो है सिद्ध करना होता है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना।